हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम इनसाइट। माय नेम इज नव्या। तो आज है 7 नवंबर और आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इन अ वेरी क्विक एंड शॉर्ट वे। बिल्कुल एक्स्ट्रा बातचीत नहीं, सीधा हम मुद्दे पर बात करेंगे। ठीक है, जो चीज एग्जाम के लिए रेलिवेंट है हम सीधा इसी बारे में यहाँ पे बात करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपनी जीत की तैयारी को और पक्का करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी जाके ज्वाइन कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां पे हम आपको रोज नए नए क्विजेस देते हैं जो कि एग्जाम के लिए बिल्कुल रेलिवेंट होते हैं, उनको आप सॉल्व कर सकते हो। साथ ही साथ में कोई भी रिक्रूटमेंट अलर्ट हो सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। तो बैठे बैठे कर क्या रहे हो, फटाफट से जाओ हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलो अपने वीडियो के टॉपिक पर आते हैं, दैट इज करंट अफेयर्स ऑफ 7 नवंबर। बट उससे पहले हम पिछली क्लास के करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा रिवीजन हम कर लेंगे इन अ वेरी क्विक एंड शॉर्ट वे। ठीक है, ड्रोन कंपनी जो कि रतन इंडिया की है, उसने डीजीसीए की तरफ से एक सर्टिफिकेशन रिसीव किया है। अब डीजीसीए क्या है? बेसिकली डीजीसीए एक ऐसी कंपनी है, जब आप कोई विमान बनाते हो उसको डिजाइन करते हो तो उसका लाइसेंस वो उस कंपनी को प्रोवाइड करती है कि हाँ अब आप जो है इसको मैन्युफैक्चर कर सकते हो। और यहाँ पे रतन इंडिया की जो ड्रोन कंपनी है उसने यहाँ पे ड्रोन मैन्युफैक्चर करने के लिए लाइसेंस डीजीसीए से रिसीव किया है। ठीक है, डेविड विली ने 33 इयर्स की एज में इंटरनेशनल क्रिकेट से अपने रिटायरमेंट जो है उसको अनाउंस किया है, यानी कि रिटायरमेंट की घोषणा करी है। फास्टेस्ट फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी शाहीन अफरीदी ने ओडीआई क्रिकेट में 100 विकेट्स लिए। ठीक है, डिक्शनरी कॉलिंस डिक्शनरी में बेसबॉल जो कि क्रिकेट रिलेटेड वर्ड है उसको इंक्लूड किया गया। बेसबॉल का मतलब होता है कि क्रिकेट में अग्रेसिव अप्रोच दिखाना, इसको हम बेसबॉल कहते हैं। ठीक है, वहीं पे झारखंड की गवर्नमेंट ने 16,000 करोड़ रुपीस की हाउसिंग स्कीम जिसका नाम है अबुआ आवास योजना, इसको अप्रूव किया है। इसके अंतर्गत जो पुअर पीपल है उनको पक्के घर दिए जाएंगे। ठीक है, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। सऊदी अरेबिया 2034 फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा, जिससे जो सऊदी अरेबिया है वो ग्लोबल स्पोर्ट्स स्टेज पे अपनी एक छाप छोड़ देगा। ठीक है, थर्ड क्रिकेटर इन द वर्ल्ड जिन्होंने 4 सेंचुरीज ओडीआई वर्ल्ड कप में लगाई है। ठीक है, यहाँ पे 3 क्रिकेटर्स हैं। अब उनके नाम क्या है ये फटाफट से, ये आपका होमवर्क है, इसको मुझे आप बता दो फटाफट से इसको कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं पिछली क्लास में इसको पढ़ा चुकी हूँ, आपको पता होना चाहिए। आपका होमवर्क है, फटाफट से बताओ इसको। ठीक है, दीपेश नंदा को टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के एमडी सीईओ के रूप में यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। निर्मला सीतारमन जी ने एसबीआई की ब्रांच त्रिनकोमली ब्रांच जो है वो श्रीलंका में इनॉग्रेट यानी कि उद्घाटित की है। क्लियर, इतना समझ आ गया? ये हमारा रिवीजन हो गया। चलो अब आज के करंट अफेयर्स पे आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे आज हम आ जाते हैं। ठीक है, पीएम मोदी जी ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 मेगा फूड इवेंट का उद्घाटन किया है। कब किया है? 3 से 5 नवंबर के बीच में ये जो इवेंट है ये चलेगा। कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया? न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेकेंड एडिशन ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन किया है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने लॉन्च किया था 2017 में वर्ल्ड फूड इंडिया का फर्स्ट एडिशन, और अब 2023 में 3 नवंबर से 5 नवंबर तक हो रहा है इसका सेकेंड एडिशन। इतना क्लियर है आपको? इतना समझ में आ गया? अब आपको एक और चीज बता दूं कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के पार्ट के रूप में स्ट्रीट फूड का भी इनॉग्रेशन किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और स्ट्रीट फूड को इन्होंने हमारा फूड मतलब बताया। यूजुअली लोगों को स्ट्रीट फूड रेस्टोरेंट फूड से ज्यादा अच्छा लगता है, और यहाँ पे इसका भी उद्घाटन, फूड स्ट्रीट का उद्घाटन कर दिया है, जो कि एक गली होगी जहां पे खूब सारे कैफेज होंगे और आपका खूब सारे स्टॉल्स होंगे, खाने पीने का बेसिकली सब कुछ वहां पे होगा। तो उसका भी उद्घाटन किया गया है। क्लियर? अब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, आपको स्ट्रीट फूड ज्यादा पसंद है या रेस्टोरेंट और कैफे में खाना ज्यादा पसंद है? मेरे को फटाफट से इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दो। मुझे तो स्ट्रीट फूड अच्छा लगता है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं।
वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का सेकेंड एडिशन को किसने इनॉग्रेट किया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या आर के सिन्हा? फटाफट से इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। देखो म्यूचुअल होना चाहिए सब कुछ। अगर मैम आपको पढ़ाती हैं तो आपको एटलीस्ट कमेंट सेक्शन में इतना तो करना चाहिए कि आप रिप्लाई करो, ठीक है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्लियर? चलो, इंडिया और यूरोपियन कंट्री इटली ने रिसेंटली मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप अग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया है, ठीक है? फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जे शंकर ने एक फ्रूटफुल मीटिंग अटेंड करी जिसमें वो मिले इटली के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर से। कहाँ पे मिले वो? रोम पे, वहां पे उनसे वो मिले थे, ठीक है? और यहाँ पे इन्होंने माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइन किया है, जहां पे अब ये मोबिलिटी और माइग्रेशन से रिलेटेड सहयोग एक दूसरे को देंगे। कौन? इंडिया और इटली। क्लियर है? चलो आगे देख लेते हैं। कौन सी कंट्री के साथ में इंडिया ने रिसेंटली मोबिलिटी एंड माइग्रेशन अग्रीमेंट साइन किया है? फ्रांस, यूएसए, इटली या ऑस्ट्रेलिया? फटाफट से इसका आंसर मेरे को आप बता दो। फ्रांस, यूएसए, इटली या ऑस्ट्रेलिया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इटली। क्लियर? चलो आगे देख लेते हैं। सोशल वर्कर दीनानाथ राजपूत ने रोहिणी नैयर प्राइज जीता, ठीक है? दीनानाथ राजपूत ने, जो कि इंजीनियर थे और फिर बाद में वो सोशल वर्कर बन गए। एक सेकेंड, हाँ, दीनानाथ राजपूत जो कि पहले इंजीनियर थे फिर सोशल वर्कर बन गए, उनको मिला सेकंड रोहिणी नैयर प्राइज फॉर रूरल डेवलपमेंट। यानी कि इन्होंने जो अपनी जिंदगी है उसमें इन्होंने रूरल यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके डेवलपमेंट के लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, तो उसके लिए इनको रोहिणी नैयर प्राइज मिला है। अब रोहिणी नैयर कौन थे? देखो बेसिकली ये इकोनॉमिस्ट कम एडमिनिस्ट्रेटर थी, जिनके नाम पर पे ये अवार्ड जो है वो रखा गया है। इसके अंतर्गत क्या होता है, ये प्राइज में बंदे को क्या मिलता है? तो ये प्राइज में ट्रॉफी मिलती है, सर्टिफिकेट मिलता है और 10 लाख का कैश प्राइज जो है वो मिलता है। क्लियर? चलो आगे देख लेते हैं। सेकेंड रोहिणी नैयर अवार्ड रिसेंटली किसको दिया गया है? किसको रोहिणी नैयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राजीव कुमार, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव या दीनानाथ राजपूत? बताओ। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, विच वन इज द करेक्ट आंसर? बताओ फटाफट से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता दो मुझे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीनानाथ राजपूत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। सीबीएसई अपना एक ऑफिस यूएई में सेटअप करेगा, ये अनाउंसमेंट की है, यानी कि ये घोषणा की है इंडियन यूनियन मिनिस्टर ने कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि हम सबको पता है, बहुत से बच्चे सीबीएसई बोर्ड से पढ़े भी होंगे, ये एक एजुकेशनरी बोर्ड है, ठीक है? ये अब अपना ऑफिस जो है वो दुबई में सेटअप करेंगे, ठीक है? एक रीजनल ऑफिस इनका दुबई में भी होगा। अब अगर हम सीबीएसई की बात करें तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसको मैनेज करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1929 में। इसकी लैंग्वेज है, यानी कि इसमें पढ़ाया जाता है इंग्लिश और हिंदी के थ्रू। साथ ही साथ में इसके हेड ऑफिस कहाँ है? न्यू दिल्ली, इंडिया में। क्लियर? चलो अब सीबीएसई के रीजनल ऑफिस, वो तो हमने देखा कि जो दुबई यूएई में सेटअप हो रहा है, लेकिन इसके जो रीजनल ऑफिस है वो है दिल्ली, चेन्नई, गुवाहाटी, अजमेर, पंचकुला, पटना, भुवनेश्वर, तिरुवनंतपुरम और देहरादून में। क्लियर? चलो आगे देख लेते हैं। इससे रिलेटेड सवाल क्या पूछा जा सकता है? कौन से इंस्टीट्यूशन ने यूएई में रिसेंटली अपना ऑफिस सेटअप किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, सीबीएसई, आईसीएसई या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? फटाफट से इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, सीबीएसई, आईसीएसई या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सीबीएसई। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में रिसेंटली किनको ऐड किया गया है? ऐड किया गया है कोझिकोड को, जो कि केरला में है, और ग्वालियर को, जो कि मध्य प्रदेश में है। आपको बता दूं कि ये जो क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है ना, इसमें बेसिकली उन सिटीज को ऐड किया जाता है जो कि अपने क्राफ्ट, फोक आर्ट, मीडिया आर्ट, फिल्म डिजाइनिंग, एस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर और म्यूजिक से जाना जाता है। इन फील्ड्स में इनका नाम है
तो यहाँ पे जो कोजिगोडे है और ग्वालियर है इसको ऐड किया गया है किसके लिए, अपने लिटरेचर और म्यूजिक के लिए। लिटरेचर के लिए कोजिगोडे को और म्यूजिक के लिए ग्वालियर को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। अगर हम विश्व भर में देखें तो 55 सिटीज को इसमें ऐड किया गया था और इंडिया से 2 सिटीज को, दैट इज कोजिगोडे और ग्वालियर। क्लियर है? कब हुआ है ये हुआ है 31 अक्टूबर को, ये एडिशन हुआ है 31 अक्टूबर को। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क जो है इसको क्रिएट किया गया था 2004 में। कौन कौन सी फील्ड्स में इसमें ऐड किया जाता है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। कोजिकोड की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे हर साल केरला लिटरेचर फेस्टिवल होता है, साथ ही साथ में यहाँ पे बहुत से बुक फेस्टिवल्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, इसलिए इसको लिटरेचर की कैटेगरी में यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। वहीं पे अगर हम ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर एक तरीके से एक म्यूजिक की धरोहर है, म्यूजिकल हेरिटेज है। यहाँ पे क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूजिक, फोक म्यूजिक और डिवोशनल म्यूजिक को देखा जाता है, इसका रिच कल्चर यहाँ पे देखा जाता है। और ये जो सिटी है यहाँ पे बहुत से अच्छे अच्छे प्रेस्टिजियस म्यूजिक इंस्टीट्यूट्स भी हैं, तो इसको म्यूजिक की कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है। क्लियर? चलो आगे देख लेते हैं। और भी बहुत सी इंडियन सिटीज हैं जिसको इस नेटवर्क में इंक्लूड किया गया है, जैसे कि श्रीनगर और जयपुर को क्राफ्ट और फोक आर्ट्स की कैटेगरी में, वहीं पे मुंबई को फिल्म कैटेगरी में, हम सबको पता है मुंबई इज द कैपिटल ऑफ फिल्म्स, ठीक है। वहीं पे चेन्नई और वाराणसी को म्यूजिक कैटेगरी में और हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है। क्लियर? चलो आगे देख लेते हैं। कौन सी इंडियन सिटी को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में लिटरेचर कैटेगरी में इंक्लूड किया गया? मदुरई, कोजिकोडे, मैसूरू या फिर कुर्नूल? बताओ, ए बी सी या डी, विच वन इज द करेक्ट आंसर? फटाफट से इसका आंसर मेरे को बता दो, ए बी सी या डी, बताओ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कोजिकोडे। और ग्वालियर को किसमें इंक्लूड किया गया है? म्यूजिक की कैटेगरी में। किसमें? म्यूजिक की कैटेगरी में। क्लियर? चलो आगे देख लेते हैं। इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी एक रिपोर्ट है जो कि FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे रिसेंटली रिलीज करी है। इसका नाम क्या है? द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, जिसमें इस रिपोर्ट में ये दिखाया गया है कि पिछले 50 सालों में कितने ज्यादा डिजास्टर्स यानी कि डिस्ट्रक्शन जो है वो हमारी धरती पे बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर को और फूड को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। जैसे कि पेंडेमिक्स हो गए, पेंडेमिक में कोविड-19 को आप गिन सकते हो, उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज की वजह से, कभी जब सर्दी का मौसम भी नहीं होता तो सर्दी पड़ रही है, जब गर्मी का मौसम नहीं होता तो एक्सट्रीम गर्मी पड़ रही है, जब बारिश होनी चाहिए तो एक्सट्रीम हो रहा है या फिर हो ही नहीं रहा है। तो बहुत से क्लाइमेट चेंजेस, पेंडेमिक्स, एपिडेमिक्स, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, इन सब की वजह से जो एग्रीकल्चर है, एग्री फूड सिस्टम है, उसको लार्ज नंबर पे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, डिजास्टर रिस्क हो रहा है। ठीक है। FAO है क्या? बेसिकली ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जो कि इंटरनेशनल एफर्ट टू डिफीट हंगर यानी कि जो भूखमरी है उससे लड़ने के लिए ये एक तरीके से एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। किसकी? यूनाइटेड नेशंस की। अब अगर हम फूड की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, तो वर्ल्ड फूड डे के बारे में एक बेसिक फैक्ट जान लेते हैं कि ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को हर साल। और FAO यानी कि द डे इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ द फाउंडिंग ऑफ द FAO, यानी कि FAO की स्थापना हुई थी 1945 में, और इसी के लिए, इसी के नाम पर वर्ल्ड फूड डे जो है वो मनाया जाता है। क्लियर? चलो आगे देख लेते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी रिपोर्ट जो है उसको रिलीज किया है? नाबार्ड, नीति आयोग, FAO या UNEP? बताओ, ऑप्शन नंबर A, B, C या D, विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C। क्लियर? चलो आगे देख लेते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व 2023 कब मनाया गया? 3 नवंबर को ये मनाया गया। ये दिन मनाया जाता है पूरी दुनिया भर में और इसको कहते हैं इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व। ये यूनेस्को के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 41st जनरल कॉन्फ्रेंस के दौरान। कब?
2022 में, यानी कि पिछले साल ही। ये जो ओकेजन है ये प्रोवाइड कराता है एक अपॉर्चुनिटी कि हम समझें और अप्रिशिएट करें बायोस्फीयर रिजर्व्स को। अब मैम बायोस्फीयर रिजर्व्स होता क्या है? बेसिकली जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं उनके संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने के लिए, उनके प्रिजर्वेशन के लिए जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व्स। ठीक है, यहाँ पे हमें पता लगता है कि हमारा नेचर हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नेचर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो हम भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और इसका संरक्षण हमें कितने तरीकों से करने चाहिए ये भी हमें यहाँ पे इस दिन में जागरूकता फैलाई जाती है। क्लियर? चलो आगे देख लेते हैं। आने वाले और इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स कौन से हैं? 6 नवंबर को होता है इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। वहीं पे नवंबर 11 को मनाया जाता है रिमेम्बरेंस डे, यानी कि वेटरन्स डे इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, नवंबर 13 को मनाया जाता है वर्ल्ड काइंडनेस डे। 14 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड डायबिटीज डे। नवंबर 16 को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस। नवंबर 19 को मनाया जाता है इंटरनेशनल मेंस डे। 20 नवंबर को मनाया जाता है यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे। 25 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट विमेन। 27 नवंबर को मनाया जाता है ब्लैक फ्राइडे शॉपिंग इवेंट। 30 नवंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर सिक्योरिटी डे। क्लियर? चलो आगे देख लेते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व्स कब मनाया जाता है? 3 नवंबर, 4 नवंबर, 2 नवंबर या 2 दिसंबर या 4 दिसंबर? बताओ। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो राइट आंसर हमने अभी यहाँ पे देखा था, क्या हो जाता है? 3 नवंबर। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 2023 5 नवंबर को मनाया गया। इस दिन हम इसके बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं कि सुनामी कितनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकती है और इससे किस तरीके से हमें बचना चाहिए, और हमारे नेचर को इससे किस तरीके से क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे सुनामी से हम बच सके। ठीक है, सुनामी की नॉलेज और अवेयरनेस फैलाने के लिए सुनामी अवेयरनेस डे को मनाया जाता है। सुनामी एक नेचुरल डिजास्टर है जिससे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन फैलता है, बहुत डिस्ट्रक्टिव पावर होती है इसमें, और ये अंडर वाटर डिस्टर्बेंसेस से होता है, जैसे कि अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरेप्शंस, लैंडस्लाइड्स, जमीन का खिसक जाना, अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आना, बहुत सी चीजों की वजह से सुनामी जो है वो आती है, और हमें इससे बचना चाहिए, अपने नेचर को इससे बचाना चाहिए। नेचर की संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है जिसको हमें पूरी तरीके से निभाना चाहिए। आने वाले इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। चलो अब आगे देख लेते हैं। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? 3 नवंबर, 5 नवंबर, 2 दिसंबर या फिर 4 दिसंबर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 नवंबर। चलो आगे देख लेते हैं। इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट 2023 कब मनाया जाता है? इसको मनाया गया आपका 2 नवंबर को। ये हर साल मनाया जाता है। अब देखो, जर्नलिस्ट का काम है रिपोर्ट्स दिखाना, ठीक है, अपना काम वो कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत से लोग, जैसे अगर उन्होंने पॉलिटिशियन के खिलाफ कुछ कह दिया या किसी के खिलाफ कुछ कह दिया, तो वो लोग बिल्कुल उनकी जान पर आ जाते हैं। जर्नलिस्ट को बहुत ज्यादा खतरा रहता है, इस वजह से उन्हें कोई भी फंसा सकता है, उनके ऊपर कोई भी हमला कर सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है जर्नलिस्ट के साथ। तो यहाँ पे उनकी सेफ्टी कितनी इंपॉर्टेंट है, उनके खिलाफ जो क्राइम्स होते हैं उनको रोकना कितना इंपॉर्टेंट है, इसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। क्लियर? चल आगे देख लेते हैं। इस आने वाले और इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स मैंने आपको पहले भी इसकी लिस्ट दिखाई, वो ये रहे, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट कब मनाया जाता है? 3 नवंबर, 5 नवंबर, 2 दिसंबर या 4 दिसंबर? इनमें से कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है। 2 नवंबर को ये मनाया जाता है। 2 नवंबर को ये मनाया जाता है। क्लियर? चलो अब ये तो हो गया आपके आज के करंट अफेयर्स। अब चलो आपको होमवर्क जो है उसको भी सॉल्व करना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलो कौन सी कंट्री ने फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2034 होस्ट करना है फ्यूचर में? अर्जेंटीना, जापान, जर्मनी या सऊदी अरेबिया? फटाफट से इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो। कौन से स्टेट या यूटी ने लॉन्च किया अबुआ आवास योजना? गुजरात, झारखंड,
असम या वेस्ट बंगाल, ये भी आपका होमवर्क है। फटाफट से इसका आंसर भी मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बता दो, ठीक है। नाउ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर देना। दिस इज मी नव्या साइनिंग ऑफ, मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। चिल्ड्रन बाय बाय, टेक केयर।